तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के एक बेहद ही अविश्वसनीय पन्ने को पलटने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जो बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी उसने विशाल मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपना वजूद बचाने के लिए एक कमाल का सामरिक अनुकूलन यानी टैक्टिकल अडेप्टेशन अपनाया। सच कहूं तो इतिहास के ये तरीके आज के मॉडर्न स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने का भी एक बेहतरीन नजरिया देते हैं। अब जरा सोचिए, राजपूतों का सामना कोई छोटी मोटी सेना से नहीं बल्कि मुगलों की एक ऐसी विशाल फौज से था जिसका आकार ही डरा देने वाला था। और यही बात उनके टिके रहने की इस कहानी को इतना लाजवाब बना देती है। देखिए, जब दुश्मन आपसे हर मायने में कई गुना बड़ा और ताकतवर हो तो महज जिंदा रहने के लिए भी आपको युद्ध के पुराने नियम उठाकर खिड़की से बाहर फेंकने पड़ते हैं। आपको खेल के नियम ही बदलने पड़ते हैं। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इस ऐतिहासिक सफर को 5 प्रमुख हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले राजपूतों का पुनरुत्थान, फिर हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक संघर्ष, उसके बाद उनकी छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति, फिर वो बेहद अहम भील गठबंधन और आखिर में उनके कभी न झुकने वाले प्रतिरोध की विरासत। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले चरण की, राजपूतों के पुनरुत्थान की। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटें तो देखेंगे कि खिलजी के आक्रमण के बाद मेवाड़ और मारवाड़ में धीरे धीरे राज्यों का पुनर्निर्माण हो रहा था। फिर 16वीं सदी की शुरुआत में राणा सांगा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और कई राजपूत कुलों को एकजुट कर दिया। उन्होंने सुल्तानों को कई बार धूल चटाई, लेकिन फिर खानवा के युद्ध में बाबर के सामने उन्हें एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये वो दौर था जब भारत में सत्ता का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा था। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे और सबसे नाजुक पड़ाव पर, हल्दी घाटी का संघर्ष। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। उदयपुर महल से ली गई 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की ये कलात्मक प्रस्तुति उस भयंकर और अराजक लड़ाई की पूरी कहानी बयां करती है। महाराणा प्रताप, जिन्हें अपने पूर्वजों से एक कमजोर हो चुका साम्राज्य मिला था, उन्होंने मुगलों के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। अरावली की उन पहाड़ियों में उनका सामना एक ऐसी सेना से हुआ जिसका पलड़ा हर लिहाज से भारी था, लेकिन उनका अपना संकल्प बिल्कुल अडिग था। देखिए, असल बात ये थी कि मुगलों की उस विशाल सेना के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ना मतलब एक तरह से एक दीवार से सर टकराने जैसा था। पुरानी रणनीतियां बिल्कुल फेल हो रही थीं और इसी मजबूरी ने, या यूं कहें कि इसी समझदारी ने, महाराणा प्रताप को अपनी सैन्य रणनीति पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पहाड़ियों में पीछे हटने और हिट एंड रन ऑपरेशंस का सहारा लिया, और यहीं से जन्म होता है हालात के हिसाब से खुद को ढालने वाली एडेप्टिव टैक्टिक्स का। चलिए अब देखते हैं कि ये नई रणनीति जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रही थी। हमारा तीसरा चरण, छापामार युद्ध। अरावली की उन कठोर और मुश्किल पहाड़ियों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने सालों तक इसी छापामार युद्ध, जिसे हम ग्वेरिला वॉरफेयर भी कहते हैं, उसका बेखूबी इस्तेमाल किया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इसमें छोटी टुकड़ियां अचानक से हमला करती, घात लगाकर वार करती और फिर बड़ी चालाकी से पहाड़ियों में गायब हो जाती। इसका सीधा सा मकसद था दुश्मन की विशाल सेना को एक ही बार में हराने के बजाय उसे धीरे धीरे लगातार कमजोर करना। ये तरीका सच में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। लेकिन रुकिए, इस पूरी रणनीति को अंजाम देना अकेले मुमकिन नहीं था, और यही बात हमें लाती है चौथे हिस्से पर, महत्वपूर्ण भील गठबंधन। ये एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजपूतों का ये संघर्ष और उनका अस्तित्व भीलों के बिना शायद ही मुमकिन हो पाता। भीलों ने मेवाड़ का इतने शानदार तरीके से साथ दिया कि उन्हें मेवाड़ की सैन्य परंपरा में एक बेहद ऊंचा और स्थायी दर्जा दे दिया गया। आप इस आधिकारिक प्रतीक चिन्ह को देख लीजिए। इसमें बाईं तरफ एक भील योद्धा पूरे गर्व के साथ खड़ा है। तो आखिर भील इतने जरूरी क्यों थे? ये कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहले तो उन्होंने महाराणा प्रताप को अपना अटूट समर्थन दिया। वो बेहद कमाल के तीरंदाज थे और सीधे सेना का हिस्सा बने। लेकिन सबसे बड़ी बात थी अरावली के चप्पे चप्पे की उनकी जानकारी। उनके इसी ज्ञान की वजह से वो छोटे गुटों वाले अचानक हमले और एम्बुश सफल हो पाए। सच कहूं तो भीलों के बिना उन भूल भुलैया जैसे रास्तों में मुगलों को चकमा देना लगभग नामुमकिन था। और इस सब का अंतिम नतीजा क्या निकला, ये हम देखते हैं अपने आखिरी चरण में, राजपूतों के प्रतिरोध की विरासत।
एक तरफ जहां कुछ रागियों ने हालात से समझौता कर लिया था, कूटनीति और वैवाहिक संबंधों के जरिए मुगलों के साथ रिश्ते बना लिए थे, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी की और प्रतिरोध की वो भयंकर चिंगारी पीढ़ियों तक सुलगती रही। मारवाड़ के दुर्गादास राठौर जैसे सरदारों को ही ले लीजिए, जिन्होंने औरंगजेब जैसे ताकतवर शासक के समय में भी अपना विद्रोह जारी रखा ताकि जोधपुर को बचाया जा सके। ये सब उसी सामरिक लचीलेपन का ही तो शानदार परिणाम था। तो इस पूरी शानदार कहानी को जानने के बाद ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब आपके सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें हों, तो क्या जीत या हार सिर्फ इस बात से तय होती है कि आपकी सेना कितनी बड़ी है, या फिर असली ताकत इसमें है कि आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को कैसे ढालते हैं, भूगोल का कैसे फायदा उठाते हैं और किन लोगों को अपना साथी बनाते हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।